मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी के महाप्रबंधक श्री नितिन मांगली जी के साथ। स्वागत है सर आपका। थैंक यू। जीवन में शुरुआत आपने कैसे करी और आज जिस आयाम पर आप हैं उसके बारे में, उस जर्नी के बारे में हम जानना चाहेंगे आपसे। व्यक्तिगत जर्नी की बात करूं तो मेरा जन्म ही ग्वालियर का है और मेरी स्कूलिंग मिसिल स्कूल से हुई। मिसिल में भी मैं एक अच्छा स्टूडेंट हुआ करता था, चाहे वो बेस्ट स्टूडेंट बनने की बात हो, चाहे स्कूल में टॉप करने की बात हो, मैं हमेशा अच्छे स्टूडेंट्स में गिनती रही। पहले अटैम्प्ट में मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश कर गया, हायर सेकेंडरी हुआ करता था उस समय 11th। उसके बाद वहाँ पे 5 साल की शिक्षा वहाँ ली, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग रहे 5 साल। वहाँ भी जो अच्छा कर सकते थे वो किया। और उसके पश्चात मैं हमेशा ये चाहता था कि मैं मध्य प्रदेश शासन की ही किसी सेवा में रहूं। तो उस समय ये अवसर मिला मेरे को कि मैं मध्य प्रदेश विद्युत मंडल में काम कर सकूं। उस समय इसका नाम मध्य प्रदेश विद्युत मंडल हुआ करता था जी। उसकी प्रवेश परीक्षा हुई, फिर इंटरव्यू हुआ, जिसमें सिलेक्शन के बाद 1990 से मैं इसमें कार्यरत हूँ। तो इस पूरी जर्नी में कुछ यादगार पल होंगे कॉलेज के, स्कूल के, हम वो जानना चाहेंगे आपसे। बहुत सारे ऐसे पल हैं जब और विशेषकर स्कूल के ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जब हम स्कूल छोड़ देते तो हमें वो सारी बचपन की बातें याद आती हैं। स्कूल में शिक्षकों के साथ मेरा संबंध बहुत ही प्रगाढ़ हुआ करता था, बहुत ही करीबी हुआ करता था, क्योंकि मैंने जैसा बताया कि मैं बहुत अनुशासित स्टूडेंट था हमेशा से, और पढ़ने लिखने में चूँकि हमेशा अच्छा रहा तो और एक्स्ट्रा करिकुलर में मेरा बड़ा इंटरेस्ट रहता था। चाहे वो भाषण प्रतियोगिता, वाद विवाद हुआ करता था, उस समय वाद विवाद प्रतियोगिताएं हुआ करती थी, संगीत में भी रुचि हुआ करती थी, तो जितनी भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हुआ करती थी उसमें भी बहुत सक्रियता के साथ रहता था। तो वो तमाम सारी यादें हैं, चाहे वो एनुअल फंक्शन की यादें हों, चाहे वो मस्ती करने के पल हों, ऐसी बहुत सारी यादें हैं। और जब कॉलेज में आ गए तो उसके बाद यार दोस्तों के साथ घूमने फिरने की बात है। उस समय टीवी और ये सोशल मीडिया तो हुआ नहीं करता था, टीवी तो होता था लेकिन उसका इतना क्रेज नहीं हुआ करता था। तब होता ये था कि रोज शाम को हम बाड़े जा रहे हैं घूमने, यार दोस्तों के साथ खड़े हुए हैं, रोज बाहर खाना खा रहे हैं और मिलजुल कर मस्ती कर रहे हैं, खेल रहे हैं। इस तरह के बहुत सारे पल हैं जिनको याद करता हूँ तो अब लगता है कि कितने अच्छे पल थे जो बीत गए। तो कोई ऐसा यादगार पल जो आप हमसे शेयर करें कि पर्टिकुलर मूवमेंट, पर्टिकुलर कुछ ऐसा स्टोरी हो जो प्रेरणा दे युवाओं को आपसे लेकर के, क्योंकि आपके जो फादर साहब रहे, पिताजी रहे, वो भी एक काफ़ी फेमस टीचर रहे मैथ्स के, और हम सब ने उनसे एजुकेशन ली हुई है। कहीं ना कहीं PTPFD का बड़ा काफ़ी कोचिंग दिया करते थे। तो आप हमें बताएं कुछ ऐसा पल, कुछ ऐसी चीज़ या कोई ऐसा मोमेंट आपको याद आ रहा हो। ऐसे तो बहुत सारे मोमेंट हो सकते हैं, लेकिन मेरे पिता ने मेरे को हमेशा एक बात सिखाई कि जीवन में पढ़ाई के अतिरिक्त भी बहुत कुछ करना आवश्यक है। उन्हीं की प्रेरणा थी कि मैं हमेशा मेरा पढ़ने लिखने में बहुत रुझान रहा। पढ़ने लिखने से मतलब अदर देन करिकुलम, पढ़ाई के अलावा। तो शुरू से ही मेरा रुझान रहा बहुत कुछ पढ़ने में, और आज भी ये कारण है कि मेरे को पढ़ने लिखने की रुचि है और मैं बहुत सारी पठन अपने आज भी रूटीन में करता हूँ। तो ये उस समय के जो संस्कार मेरे पिता के माध्यम से मिले वही आज भी हैं। और मैं सभी को यही कहना चाहूँगा कि आप करिकुलम के अलावा बहुत कुछ पढ़ने पर ज़रूर ध्यान दें। जो आप अन्य चीज़ें पढ़ते हैं वो आपके व्यक्तित्व पर बहुत गहरा असर छोड़ते हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। तो जीवन में सभी के साथ में कुछ ऐसा पल आता है, कठिन दौर आता है। तो आपकी लाइफ में कुछ ऐसा पल आया जब आप विचलित हुए हों, या आपको पिता ने मार्गदर्शन दिया हो, या फैमिली ने सपोर्ट दिया हो? ऐसा बहुत स्थिति तो ऐसी कभी नहीं बनी, लेकिन एक समय आया था जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज की कंप्लीट करने के बाद, इसमें तो कुछ टाइम लगता है जब आप गवर्नमेंट जॉब में जाते हैं, तो उस बीच में मैं प्राइवेट जॉब में गया, दिल्ली में काम करता था। तो उस समय कई बार इस तरह की फीलिंग आती थी कि पता नहीं मैं सही दिशा में हूँ या नहीं हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, मैं दिल्ली में काम कर रहा हूँ, पता नहीं सही रहेगा या नहीं रहेगा। तब फैमिली का उस समय सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिला और फैमिली ने कहा नहीं, तुम अपना ड्रीम परस्यू करो, तुम क्या करना चाहते हो। तब मेरे दिमाग में था कि या तो इंजीनियरिंग सर्विसेज करूँ या कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब में मेरे को जाना है। तब मेरे परिवार ने बोला कि आप ये सब जॉब छोड़ दीजिए दिल्ली की और आप आ जाइए और यहाँ पे पढ़ाई कीजिए, फिर से तैयारी कीजिए, और तैयारी करने के बाद आपको जहाँ भी डेस्टिनी चाहेगी वहाँ ले जाएगी।
और उस समय परिवार का सपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि आप अनिर्णय की स्थिति में होते हो कि जॉब छोड़ूं या ना छोड़ूं, तब परिवार ने समर्थन किया। तो क्या चीज आपको रोक रही थी जॉब छोड़ने से, या किस तरह से परिवार ने सपोर्ट किया कि फाइनेंशियली आप लोग साथ में आप छोड़ के एजुकेशन? फाइनेंशियल से ज्यादा इमोशनल सपोर्ट की जरूरत होती है, क्योंकि नौकरी छोड़ना अपने आप में एक बड़ा निर्णय होता है। जब आप नौकरी कर रहे होते हो, जॉब कर रहे होते हो, तो आप बिना वजह से जॉब छोड़ के घर पे आके बैठ जाओ तो उसका एक सोशल प्रेशर भी होता है कि भैया इंजीनियर कर लिया, क्या इसके पास नौकरी नहीं है। एक सोशल प्रेशर होता है, एक इमोशनल प्रेशर भी होता है कि इंजीनियरिंग करने के बाद मैं घर में क्यों बैठा हूँ। तो किसी को ये समझाना बड़ा मुश्किल होता है कि मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, इसलिए तैयारी कर रहा हूँ, इसमें थोड़ा मुश्किल होता है। तो उस समय परिवार का समर्थन बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये प्रश्न इसीलिए था हमारा कि युवा इससे प्रेरणा लें, और मांगलिक जी ने बिल्कुल उसके बारे में डिटेल में बताया कि कभी भी जॉब अगर आप छोड़ रहे हैं या स्विच कर रहे हैं तो आपके पास उसका पूरा आधार होना चाहिए और परिवार का पूरा समर्थन होना चाहिए। मांगलिक जी, आप हमें बताया जब आपने ये पद लिया है तो उसके बाद हमने देखा है कि ग्वालियर में बिजली व्यवस्थाएं सुधरी हैं, तो किस तरह का होमवर्क करा आपने, या किस तरह से आपकी सोच थी कि मुझे इस तरह से सुधार लाने हैं? बिजली व्यवस्था के बारे में अगर मैं कहूँ तो ये एक बड़ी लंबी प्रक्रिया होती है कि पिछले अगर मैं याद करता हूँ तो मुझे याद आता है कि 10-12 सालों से जो एक पूरे सिस्टम को चेंज करने का कवायद शुरू हुई, जो फंडिंग हुई सेंट्रल गवर्नमेंट से, और जिस तरह से स्कीम्स आई अलग अलग तरह की पूरे शहर में व्यवस्था को बेहतर करने के लिए, वो एक लंबी प्रक्रिया के तहत हुआ। आज भी बहुत कुछ रिक्वायरमेंट है, ऐसा कह देना कि जो कुछ भी हो गया वो अंतिम है, क्योंकि लगातार बिजली की डिमांड बढ़ रही है। आज मैं ये कह सकता हूँ कि पिछले साल से ज़्यादा 10% प्रति वर्ष बढ़ जाती है, 10 से 15% डिमांड प्रति वर्ष बढ़ती जा रही है, और ये मानते जाएं कि लगातार बढ़ने ही वाली है, क्योंकि अब सब कुछ बिजली पर ही डिपेंडेंट होते चले जा रहे हैं। जो इक्विपमेंट पहले फिजिकली वर्क करते थे, मैनुअली वर्क करते थे, वो सब अब बिजली जनित होते चले जा रहे हैं। तो लगातार बिजली की डिमांड बढ़ती चली जा रही है, और जैसे जैसे डिमांड बढ़ती है उसके अकॉर्डिंगली आपको उसकी तैयारी करना पड़ती है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ता है। तो ये एक लंबी प्रक्रिया के तहत हुआ है कि आज हम देख रहे हैं कि बिजली की जो व्यवस्था है वो इतनी सुदृढ़ है कि आप ये कह सकते हैं कि आपके यहाँ बिजली नहीं जाती है। अगर जाती है तो वो थोड़ी देर में आ जाती है। अगर कोई परमिट होता है या बंद होती है तो उसकी सूचना होती है, चाहे वो अखबारों के माध्यम से हो, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से हो, तो आपको पता होता है कि बिजली अगर जा रही है तो क्यों जा रही है। कभी माना कोई फॉल्ट आ जाए ऐसा जो अचानक आ जाए, तो भी आपको एक कॉन्फिडेंस होता है कि आपकी जल्दी ही बिजली आ जाएगी, क्योंकि व्यवस्थाएं इतनी बेहतर हो गई हैं अब। और फिर आपने जैसे मेरा व्यक्तिगत बात कही, तो मैंने जो मेरा जो पहला प्रयास था, पहला इंटेंशन था, वो यही था कि पब्लिक अवेयरनेस बढ़ाई जाए 2-3 चीज़ों को लेकर। एक तो यह है कि हमने सोशल मीडिया के कुछ ग्रुप्स बनाए जिसमें अलग अलग क्षेत्र के लोगों को जोड़ा, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट के ग्रुप हों, चाहे एससी इंडस्ट्रीज हों, एलटी इंडस्ट्रीज हों, चाहे वो कंज्यूमर्स के ग्रुप हों। ऐसे ग्रुप्स बनाए जिसमें हम जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं या जो भी चीज़ें होती हैं उसमें हम निरंतर शेयर करते हैं। इसके अलावा उनमें ये जागरूकता लाना कि बिजली का उपयोग किफ़ायत से करें, क्या क्या प्रॉब्लम हम लोग फेस कर रहे हैं वो उनको लेकर उनके साथ बैठकें करना। मैंने तमाम सारे जितने भी इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं उनमें जाकर इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ बैठकें की, उनकी समस्याओं को सुना और अपनी बातें कही उनके साथ कि हमारी ये अपेक्षा है आपसे, और उनकी क्या समस्याएं थी उनकी सुना। तो इस तरह से मैंने ये कह सकते हैं कि मैंने संवाद स्थापित करने में थोड़ी पहल की, जिससे कि एक पॉजिटिव वातावरण बिजली कंपनी के प्रति बनाने में हम सक्षम हो गए। तो जैसा हर सालों से हम देखते थे मेले के टाइम पर पावर कट आता था, तो आपने क्या स्पेशल करा कि इस बार शहर में मेले में बिजली की सप्लाई बाधित रही और शहर में भी विद्युत वितरण प्रॉपर होता रहा? तो कुछ खास क्या प्लान थे आपके? नहीं, ये एक भ्रांति है कि मेले में कुछ पावर अतिरिक्त लग जाता है इसलिए विद्युत कटौती होती है। ये पूरी तरह से एक भ्रांति है। इसके लिए कोई अतिरिक्त व्यवस्था नहीं करनी पड़ी। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि पिछले 2-3 या 4 वर्षों से
अपना ग्वालियर एक कमिश्नरी हेडक्वार्टर है, कमिश्नरी हेडक्वार्टर पे कोई लोड शेडिंग नहीं होती है। तो कमिश्नरी हेडक्वार्टर लोड शेडिंग से पूर्णतः मुक्त है। मेरे अभी भी कुछ लोग बोलते हैं कि सर बिजली कटौती हो रही है। मैं उन्हें बताता हूँ कि कटौती या लोड शेडिंग कमिश्नरी हेडक्वार्टर पर बिल्कुल नहीं है, नगण्य है, जीरो है। मतलब हमें बिल्कुल ये परमिटेड नहीं है कि हम किसी तरह की लोड शेडिंग करें। फॉल्ट हो सकता है तो आपकी बिजली जा सकती है, कुछ परेशानी हो सिस्टम में तो जा सकती है, लेकिन कटौती निरंक है, बिल्कुल जीरो है। और ये एक भ्रांति है कि मेले के समय पर कुछ पावर का अतिरिक्त यूज हो जाता है। मेले में जितनी पावर लगती है वो बहुत ही कम होती है, उसकी वजह से कोई भी लोड हमारे सिस्टम पे नहीं आता है। और वैसे भी मेला जिस समय होता है वो सर्दियों के समय पे होता है, सर्दियों के समय पे वैसे भी लोड बहुत कम होता है। अगर मैं गर्मियों की तुलना में बात करूं तो गर्मियों में लोड और सर्दियों के लोड में लगभग आधे से भी कमी होती है, आधे से भी कम हो जाता है। क्योंकि गर्मियों में एसी और कूलर का जो लोड होता है वो बहुत बड़ा लोड होता है, और सर्दियों में वो सब लोड नहीं होता है, तो काफ़ी कम लोड होता है। जी, तो अभी आपके विद्युत वितरण क्षेत्र में कुछ आउटसोर्स के लोगों को हटाया गया। प्रदेश में कुछ तकरीबन 1000-1200 लोगों को, ग्वालियर में तकरीबन 100 से 125 लोगों को। तो माननीय मंत्री जी कई चर्चाओं में ये जिक्र करते हैं कि हम उन्हें दोबारा अपने साथ जोड़ेंगे। तो किस तरह की पहल कर रही है कंपनी और किस तरह से उनको जोड़ने का चल रहा है? ये जो आउटसोर्स, आप जैसा नाम ही अपने आप में बताता है कि बाह्य प्रदाता के द्वारा हमारे को दिए गए हैं। तो बाह्य प्रदाता के जैसे अगर मैं शहर में बात करूं तो लगभग 900, मेरे व्रत में मतलब शहर की बात करूं तो 900 एम्प्लॉइज हैं जो बाह्य सेवा प्रदाता द्वारा दिए गए हैं, आउटसोर्स कंपनी द्वारा दिए गए हैं। जिन लोगों ने अभी जो एक हड़ताल हुई थी आउटसोर्स की, जिन लोगों ने उस आउटसोर्स एम्प्लॉइज ने उस हड़ताल में भाग लिया, या यूं कहें कि जिन लोगों ने उस बात को स्पष्ट रूप से बताया कि हम चाह रहे हैं, हम भाग ले रहे हैं हड़ताल में, ये घोषित किया, उन लोगों को बाह्य सेवा प्रदाता कंपनी ने स्वयं पृथक में कर दिया, उसने उनको हटा दिया है। जहां तक रखने की बात है, ये निर्णय प्रशासन स्तर पर होना है कि जिन लोगों को हटाया गया है उनके बारे में क्या निर्णय लेना है, ये प्रशासन को तय करना है। ये सेवा प्रदाता भी अपने स्तर पे निर्णय नहीं ले पाएगा कि जिन लोगों को हटाया गया है उनको पुनः रखा जाए या ना रखा जाए, क्योंकि एक बड़ी संख्या में लोग प्रभावित होते हैं इससे। इसलिए उसके बारे में निर्णय प्रशासन स्तर पर ही हो पाएगा। तो आगे प्रशासन और आप लोगों की कंपनी का कुछ चर्चाएं चल रही हैं इस बारे में? नहीं, वो प्रशासन स्तर पर ये निर्णय होगा कि क्या करना है। कंपनी को उसमें बहुत ज्यादा निर्णय लेना नहीं है, प्रशासन ही ये तय करेगा कि क्या उनको दोबारा सेवा में रखा जाना है या नहीं रखा जाना है, वो प्रशासन के स्तर पर ही तय होगा। आपका एक प्रोग्राम चल रहा है स्काडा, तो उसके बारे में दर्शकों को कुछ बताएं, किस तरह से आप उसमें फॉल्ट को डिटेक्ट करके और कैसे सेवा को तुरंत चालू कर देते हैं? स्काडा, जिसको हम स्काडा कंट्रोल सेंटर जो है वो एक अत्याधुनिक सेवा है, जिसके माध्यम से जो हमारे सब स्टेशंस होते हैं 33/11 के भी सब स्टेशंस, उनके जो इक्विपमेंट्स हैं उनको हम यहीं से संचालित, एक सेंट्रल जो कंट्रोल रूम है वहाँ से हम संचालित कर सकते हैं। फीडर्स को, वीसीबी को वहाँ से ऑपरेट कर लेना, यानी कि उसको काट देना, फीडर को काट देना जब हमें कोई मानो उस पर कार्य करना है तो, या फिर कोई फॉल्ट आया है तो फॉल्ट पॉइंट इंडिकेटर होता है, FPI कहते हैं उसको, तो वो कहाँ पर इंडिकेट कर रहा है वो हमारा स्काडा में दिखाई दे जाएगा कि अगर कोई फीडर फॉल्ट हुआ है तो FPI किस जगह पर इंडिकेट कर रहा है। तो वो इंडिकेशन से ये पता चलता है कि उस ब्रांच में, जिस ब्रांच की तरफ वो इंडिकेट कर रहा है, उस ब्रांच में फॉल्ट होगा। तो फॉल्ट ट्रेस करने में जो समय लगने वाला है वो कम समय लगता है। हमें पूरी लाइन की पेट्रोलिंग करनी पड़े और छोटे से सेक्शन की पेट्रोलिंग करनी पड़े, आप समझ सकते हैं कि उससे समय की बहुत सारी बचत हो जाती है। तो इस तरह के अत्याधुनिक इक्विपमेंट्स हैं जो कि लगे हुए हैं, लेकिन अभी और भी इक्विपमेंट्स की आवश्यकता है। जैसे फॉल्ट पॉइंट इंडिकेटर्स हैं, जितने लगे हैं मुझे लगता है उससे और ज्यादा लग जाएंगे तो और बेहतर हो जाएगा। तो वो उसको लेकर भी कंपनी कार्य कर रही है, और हमें अपेक्षा है कि शायद आने वाले समय में काफ़ी और इक्विपमेंट्स भी आएंगे जिससे कि और सुविधाजनक हो जाएगा, और जो फॉल्ट्स हैं उनको अटेंड करने में लगने वाले समय में और कमी आ जाएगी। जो कंपनी, विद्युत वितरण कंपनी के कस्टमर हैं, आम जनता है,
कई बार उनकी शिकायत होती है कि उनका बिल ज़्यादा आ रहा है या बिल कम आता है, तो उसके लिए कंपनी क्या प्रयास कर रही है? बिल जो आता है हमारे पास जिस तरह की शिकायतें आती हैं, अगर मैं उनकी एक आपको एनालिसिस बताऊं तो बिल ज़्यादा की जो शिकायत होती हैं उसमें 90% शिकायतें निराधार होती हैं। किसी भी व्यक्ति को ये लगता है कि मेरा बिल अगर 2000 रुपये आ गया है तो ज़्यादा आ गया है, जबकि अगर वो बिल रीडिंग के आधार पर जनरेट हुआ है तो उसमें कोई गुंजाइश ही नहीं होता है कि उसमें कोई सुधार भी किया जा सके। लेकिन हम पे जो सुधार के लिए बिल आते हैं, जो एप्लीकेशंस आती हैं, वो ज़्यादातर ऐसी आती हैं जिसमें रीडिंग का बिल होता है और उसमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं होती। सिर्फ एक उपभोक्ता को एक भ्रम रहता है कि मेरा बिल ज़्यादा आ गया है, उसमें हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं। लेकिन कुछ बिल ऐसे भी आते हैं जिसमें रीडिंग या तो गलत ले ली गई है, गलत दर्ज हो गई है उसमें, या फिर गलत आंकृत लग गई है उसके अंदर। इस तरह के जो बिल आते हैं उनको हम सुधार करते हैं और उसमें सुधार करके हम उपभोक्ता को सूचित करते हैं। ये निरंतर एक प्रक्रिया है जो चलती रहती है, क्योंकि 2,80,000 उपभोक्ता है, यानी प्रति माह 2,80,000 बिल जनरेट करना, और उसमें से अगर 0.5% भी अगर गलत हो जाते हैं तो 1400 लोगों के बिल गलत हो जाते हैं। तो अगर 1000, 1200 या 800 बिल गलत हो रहे हैं महीने में, तो ये इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। मीटर रीडर की कुछ इतने सारे रीडिंग लेनी होती है, तो हो सकता है त्रुटिवश उसकी कुछ गलत उसने दर्ज कर दी हो रिकॉर्ड करते समय, या फिर कंप्यूटर में प्रोसेसिंग के टाइम पर कुछ फॉल्ट आया हो, उसमें कुछ प्रॉब्लम हुई हो। इस तरह की कभी कभी परेशानियां आ जाती हैं, उनको हम करेक्ट करते हैं और उपभोक्ता की संतुष्टि के स्तर तक उनको ठीक करने का प्रयास करते हैं। जो एक टेम्परेरी कनेक्शन दिए जाते हैं मैरिज हॉल पर और इस पर, तो उसकी भी क्या प्रक्रिया रहती है? कितने दिनों में हम वो उनका जो डिपॉजिट पैसा है वो रिटर्न कर पाते हैं, या उनको किस तरह से हम सॉर्ट आउट करते हैं? कुछ हमारे सुनने में आया कि 5-5 साल तक वो पेमेंट वापस नहीं होता या मीटर में एडजस्ट नहीं होता है। नहीं, कुछ समय तो हो सकता है, कुछ समय लग जाता हो। 5-5 साल लगने का तो कोई कारण ही नहीं होता। अगर कोई 5 साल के केसेस हैं तो निश्चित तौर पे उसमें कुछ ना कुछ गलतियां होंगी, उसमें कुछ ना कुछ कमियां हैं। किसी भी केस को सेटल होने में 5 साल लगना तो मतलब बहुत ही इरेलेवेंट पीरियड लगता है 5 साल सुनने में। किसी भी स्थिति में उसका सेटलमेंट 1 माह के अंदर हो जाना चाहिए, अधिकतम बोल रहा हूँ ये तो मैं राशि। 1 माह के बियॉन्ड जाने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि टेम्परेरी कनेक्शन किसी भी जगह पर माना मैंने दिया और मैंने टेम्परेरी मीटर निकाला तो उसकी तुरंत रीडिंग मुझे पता है, उसका बिल तुरंत जनरेट हो जाता है। जितना राशि उसने जमा की है उसमें एडजस्ट करने के बाद अगर उसकी कुछ राशि बची है तो वो नेक्स्ट बिल में सेटल हो जानी चाहिए। तो मैं मानता हूँ कि 1 माह में हो जाना चाहिए। अगर फिर भी माना 1 माह में वो सेटल होने से रह गया है या प्रोग्राम उसका चल चुका है तो हो सकता है नेक्स्ट मंथ के बिल में चली जाए, उससे बियॉन्ड जाने का कोई कारण ही नहीं होता है। फिर भी अगर इस तरह के कोई प्रकरण हैं जो संज्ञान में है किसी के भी, तो मुझे आके बता सकते हैं और उसमें समुचित निर्णय लेकर उनको ठीक किया जा सकता है। तो भविष्य में आपका क्या प्लान है कि ये जो सारी व्यवस्थाएं और ज़्यादा बेहतर हो जाएं और आम जनता इसका लाभ उठा सके? बिल्कुल, भविष्य में मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक बड़ी योजना सेंट्रल गवर्नमेंट ने फंडिंग की है। IPDS RRDS नाम है उसका। पहले IPDS आई थी, अब RRDS नाम है। वो RRDS योजना के तहत 375 करोड़ रुपया ग्वालियर में इन्वेस्ट हो रहा है। उसके तहत बहुत सारे नए सब स्टेशन का निर्माण, जितने भी सब स्टेशन बने हुए हैं उनके पावर ट्रांसफार्मर की क्षमताओं में वृद्धि, अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगाना, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स अतिरिक्त लगाना, जो फीडर्स बने हुए हैं उन फीडर्स को बाइफरकेट कर देना। बाइफरकेट कर देना मतलब उसमें जैसे अधिक लोड हो रहा है तो उनको 2 पार्ट में डिवाइड कर देना, जिससे कि लोड उनका डिवाइड हो जाए। फीडर में इंटरलिंकिंग करना। इंटरलिंकिंग करना मतलब कि अगर एक फीडर फॉल्ट हो जाता है तो उसको दूसरी तरफ से जोड़ के चालू किया जा सके, ये इंटरलिंकिंग कहलाता है। तो फीडर इंटरलिंकिंग, ऐसे बहुत सारे कार्य प्रस्तावित किए गए हैं इस योजना के अंतर्गत। और ये योजना में जो राशि है उसके तहत टेंडर्स जारी हो चुके हैं। अभी हाल ही में 3 तरह के वर्क तो प्रारंभ हो चुके हैं, मतलब उनकी एजेंसीज नियुक्त हो चुकी हैं। तारागंज में एक 33/11 kV सब स्टेशन का निर्माण हो रहा है। इसके अलावा 33 kV और 11 kV के जो मैंने बताया फीडर बाइफरकेशन और इंटरलिंकिंग के लिए, उसके लिए भी एजेंसी नियुक्त हो चुकी हैं।
इसलिए 375 करोड़ के जब काम हो जाएंगे तो निश्चित तौर पर बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास होगा, तो हम बेहतर सप्लाई दे पाएंगे। इसके अलावा ग्वालियर शहर में 3 132 केवी सब स्टेशन का निर्माण हो रहा है, जिसमें मैं ये बताना चाहूँगा कि विशेष प्रयास ऊर्जा मंत्री जो कि ग्वालियर के हैं, ऊर्जा मंत्री जी के विशेष प्रयासों से इन सब स्टेशन का निर्माण होने जा रहा है, जिसमें एक बहुत महत्वपूर्ण सब स्टेशन फूलबाग पर बनने जा रहा है। 132 केवी सब स्टेशन GIS कंट्रोल सब स्टेशन है। ये भी अपने आप में बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया की जो है वो इसमें इस्तेमाल होने जा रही है, और उसका निर्माण भी प्रारंभ हो चुका है। वो जैसे ही बन जाएगा तो ये मान के चलें कि जो भी हमारे फीडर्स बहुत लंबे लंबे हैं 33 केवी के, वो बहुत छोटे फीडर्स हो जाएंगे, तो उनमें बेहतर सप्लाई, बेहतर उनका मैनेजमेंट हम कर पाएंगे, फॉल्ट टाइम कम हो जाएगा, इंटरप्शन टाइम कम हो जाएगा। ऐसे ही एक 132 केवी सब स्टेशन अजयपुर जो सिकंदर कंपू की तरफ है वहाँ बनने जा रहा है। एक 132 केवी सब स्टेशन MES के नाम से MES के बाहर ग्रामीण क्षेत्र में बंदोली में बनने जा रहा है, और एक ऐसे बिलौआ में 132 का बनने। तो 132 केवी के भी 4 सब स्टेशन ग्वालियर क्षेत्र में बनना, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है, जिसके लिए मैं ये पुनः कहना चाहूँगा कि ऊर्जा मंत्री जी उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। अभी जो आपने हमें भविष्य की योजनाएं बताई, इसके साथ साथ हम ये जानना चाहेंगे कि कब तक ये कार्य होगा, क्योंकि स्मार्ट सिटी में सुनने में आ रहा है कि सारा केबल वगैरह लाइनिंग जो है अंडरग्राउंड होने वाली है, तो क्या ये भी इसी योजना के साथ में कार्य कर रहे हैं? स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट एकदम अलग प्रोजेक्ट है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का ये जो मैंने आपको योजनाएं बताई जो RDSS में है और जो 132 केवी सब स्टेशन के निर्माण है, ये योजना स्मार्ट सिटी से रिलेटेड नहीं है। स्मार्ट सिटी की जो योजना है वो तो मूलतः सड़कों का नवीनीकरण या सड़कों को बेहतर बनाने का एक प्रक्रिया है, या फिर जो टूरिज्म की जो जगह हैं उनको बेहतर बनाने की प्रक्रिया है। तो जब आप सड़कों को बेहतर बनाने का काम करते हैं या टूरिज्म की दृष्टि से उस जगह को अगर ठीक करना है, तो आपको जो ऊपर जो तार दिखाई दे रहे हैं या लाइनें दिखाई दे रही हैं उनको हटाना बहुत बड़ा आवश्यक हो जाता है, क्योंकि वो उस पूरी जगह की खूबसूरती को बाधित करते हैं। तो उस दृष्टि से उनको अंडरग्राउंड करने की योजना है। तो पहले तो ये योजना बहुत बड़े क्षेत्र के लिए थी, लेकिन उसमें आने वाली तकनीकी समस्याओं को देखते हुए उस पूरे क्षेत्र को थोड़ा सा लिमिटेड कर दिया गया है। तकनीकी समस्या इसमें ऐसी आती है, माना मैं ये तय करूं कि सराफे बाजार में मुझे अंडरग्राउंड करना है, तो सराफे बाजार में अंडरग्राउंड करना एक बहुत बड़ी प्रक्रिया का हिस्सा होना पड़ेगा। उसका कारण ये है कि दोनों तरफ नल की लाइनें हैं, गैस की लाइनें हैं, नल की लाइनें एक तरफ से दूसरी तरफ क्रॉस हो रही होती हैं। आपको पूरी सड़क खोद के अगर आप पूरे नए सिरे से प्रोजेक्ट को तैयार करते हैं तब तो वो संभव होता है, वरना अगर मैं कहूँ कि एक तरफ डक्ट डाल के मैं केबल डाल दूं तो आसान नहीं है, या जिसमें या आसान नहीं है तो मैं कहूँगा मतलब बहुत दुरूह कार्य है, ऐसा तो कह सकता हूँ कि बड़ा मुश्किल कार्य है। इसलिए वो क्षेत्र थोड़ा कम कर दिया गया है। लेकिन जहाँ जहाँ पे वो हो रहा है, जैसे कि जो स्मार्ट रोड बन गई है, आपको पता है कटोरा ताल रोड जो बन गई है वहां पर है, उस यहाँ से लेके आमखो तक पूरा वो अंडरग्राउंड जा रहा है। बाड़े पर अभी श्रीमान ज्योतिराज सिंधिया जी ने निर्देश दिए हैं कि जितने भी ऊपर दिखाई दे रहे हैं उन सबको अंडरग्राउंड करना है। तो महाराज बाड़े पर जितनी भी लाइनें और खंभे भी थोड़े बहुत दिखाई देते हैं, बहुत ज्यादा तो नहीं है वहाँ पर, लेकिन जितने भी दिखाई देते हैं उनको लेकर ये पूरी प्लानिंग है। तो स्मार्ट सिटी के अंतर्गत जो अंडरग्राउंड केबलिंग का काम है वो अलग उद्देश्य से है, उसका बिजली के सुदृढ़ीकरण से कोई लेना देना नहीं है, उसका लेना देना सौंदर्यीकरण से है। आज हमारे साथ थे श्री नितिन मांगलिक जी, और हमने खास मुलाकात में जाना कि किस तरह से, किस प्रयासों से ग्वालियर की विद्युत व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा रहा है। धन्यवाद।